हेलो दोस्तों, देसी मैथिली में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये क्वेश्चन देख के आप ये मत समझ लीजिएगा कि मीडियम क्वेश्चन है। एक दो तीन क्वेश्चन के बाद आपको अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलने लगेंगे। आज का जो मेरा सवाल 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया ना, वो हर एक एग्जाम में मतलब जो नहीं होता है कि मतलब सबसे टॉप में पूछा गया क्वेश्चन, मतलब थोड़ा लेवल में पूछा गया, वो ऐसे प्रश्न लेके आए इस वीडियो में। जान लीजिएगा, हम आपसे निवेदन करेंगे आप पूरा अच्छे से देखिएगा और सॉल्व करके जरूर बताइएगा कि ये वाले प्रश्न आपके कितने लगे। अगर ये वाले जो भी 10 में से प्रश्न ना, अगर आप 7 प्रश्न अगर कर पाते हैं ना, तो जान लीजिएगा आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप आराम से एग्जाम में क्वालिफाई हो जाएंगे। मैथ में अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे। अगर हमारा कोई क्लास अगर आप पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां नहीं देखे हैं तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। वो भी उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेके आए हैं। ठीक है, उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेके आए हैं। चलिए, आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 है। इनमें से 3 के प्राप्तांक 78, 69 तथा 48 है। ये प्राप्तांक दिया है, औसत नहीं दिया है। ठीक है, प्राप्तांक दिया है। तो शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने, आपसे पूछ रहा है औसत अंक शेष 6। जब शुरू में ही बोला था ना, कुछ विद्यार्थियों के औसत मतलब अंक जो थे 63 थे, वहां पे हमें ये नहीं पता था कि कितने विद्यार्थी हैं, वहां पे नहीं पता था। पर जैसे ही 3 विद्यार्थियों का अंक बता दिया और शेष 6 विद्यार्थियों का जब औसत ये अंक पूछने लगा, तो हमें वहीं से पता चल गया कि टोटल 9 विद्यार्थी हैं। बात समझिएगा। अब यहां से अब अगर हम ये देखें, अगर हम करें कि मान लीजिए टोटल 9 विद्यार्थी हैं, उनका औसत अंक कितना है, 63 है। अगर हम दोस्तों कहें 9 विद्यार्थी हैं, सबको औसत में 63 अंक अगर दिया गया तो कितना नंबर का योग बनेगा, आपको भली बात पता है। संख्या गुणे औसत करते हैं तो योग ही मिलता है। तो चलिए, आप कहेंगे 9 कहां से आया? अरे 3 तो वो छात्र थे, मतलब जो दिया है 3 का छात्र बता के, और शेष 6 का पूछ रहा है। यानी 3 और 6 शुरू में टोटल 9 विद्यार्थी थे दोस्तों, यानी जिनका अंक क्या था, 63 औसत अंक था। तो हम गुणा कर देंगे, 9 त्रिक 27, 2 बचा, 9 6 54 2 56, 567 दोस्तों। क्या 567 जो अंक था, देख लें, 9 त्रिक 27, 9 6 54 और 2 56, 967 अंक थे 9 विद्यार्थियों के अंकों का योग। बात समझ रहे हैं ना? अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है इनमें से 3 लोग ना, 3 के प्राप्तांक जो है ना, वो कितना है दोस्तों, आपसे बता रहा है। 3 के प्राप्तांक 78 है, प्लस 69 है और प्लस 48 है। ध्यान से समझिएगा, ये 9 विद्यार्थियों के औसत अंक 63 थे, हमने गुणा कर दिया, टोटल 9 विद्यार्थियों का औसत योग निकाल लिए, योग निकाल लिए। अब यहां से पता चला 3 विद्यार्थियों के औसत अंक अंक जो थे 78, 69, 48 है। इन तीनों को पहले आप एक काम करिए, जोड़ लीजिए, इन तीनों का जोड़ लीजिए, इसलिए जोड़ने के लिए कह रहे हैं। तो 9 में से 3 का अगर योग आप घटा देंगे, बाकी 6 का ही ना योग बचेगा। इस प्रकार से आप करने का काम करिएगा। आप जोड़िएगा, 9 8 9 17, 17 8 25, हाथ में 2, 6 4 10 और 10 7 17 और 17 2 19, यानी 195 योग बना 3 विद्यार्थियों का। अब यही में से 567 में, सॉरी एक मिनट, 567 में से हम 195 को माइनस कर देंगे। अब हमारा बचेगा शेष 6, क्योंकि इसमें 9 लोग थे और इसमें 3 लोग थे। तो जब 9 में से 3 लोगों का घटाएंगे तो बाकी 6 का ना बचेगा। 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 9 जाएगा, ये उधार देगा 16, 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा और 4 में से 1 जाएगा 3। 372 अंक दोस्तों आया है, इस शेष 6 विद्यार्थियों का योग आया है। बात समझ रहे हैं ना? तो अब बताइए, शेष 6 विद्यार्थियों का अगर योग 372 है, इनका औसत ज्ञात करने के लिए आप 6 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा प्रत्येक विद्यार्थियों का एक औसत अंक कितना है, 6, शेष 6 का। ठीक है, 6 का 36 बचा, 1 12 हो गया, आज 6 दूना 12, आंसर आ जाएगा 62 दोस्तों। क्या आ जाएगा? 62 आ जाएगा अंक, यानी शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक जो आएंगे वो 62 आ जाएगा। आप इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो बता दीजिए, एक क्वेश्चन है, जाने दीजिए अगर ना समझ में आया हो तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया है, उसे लगाने का आप प्रयास करें, उसको बताएं वो क्या दिया है। ठीक है, जान लीजिए, सुबह 6 बजे क्वेश्चन, सुबह 6 बजे प्रैक्टिस सेट आता है मेरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके आते हैं, बस आप देखा करिए। ठीक है, आपको मजा आ जाएगा। दिया है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 13 संबंधित 17 है।
4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात दोस्तों 11:15 था, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात आपसे पूछ रहा है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। इस सवाल को क्या करेंगे, थोड़ा सा कम समझाने का प्रयास करते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी की दोस्तों वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, ए और बी का कितना दिया है, 13 संबंधी दिया है 17। आप ये लिख लीजिएगा। अब दिया ना 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व ना, तो इस 4 वर्ष को इधर रख दीजिएगा। 4 वर्ष पूर्व का अनुपात क्या बन रहा है, 4 वर्ष पूर्व का अनुपात क्या बना रहा है, 11:15, 11:15 ही है, ठीक है। तो बता रहा है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, वो तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस वर्ष को आप साइड में रखिएगा। जो वर्ष क्वेश्चन के अंतर्गत है, मतलब क्वेश्चन के अनुपात के अंतर्गत है, उसको बराबर रखने का काम करते हैं। ये अनुपात के रेशियो हम आपको बता रहे हैं। अगर ऐसा सवाल आएगा तो ऐसे कर लीजिएगा। फिर आपको देखना क्या है, इन दोनों का अंतर क्या समान है, जी समान है। यहाँ का भी अंतर 2 का है, यहाँ का भी अंतर 2 का, पर आप एक बार 2 लिखिएगा, इधर 4 लिखिएगा, 2 बराबर 4, तो 1 बराबर आप मान निकाल लीजिएगा, 1 बराबर 2 आ जाएगा। 1 बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कर लें, तो ये की जो वर्तमान आयु मिलेगी 1 बराबर 2, तो 13 बराबर 13 दूना 26, 1 बराबर 2 तो 17 दूना 34 है। ये आ गया दोस्तों इनका वर्तमान आयु, ठीक है, इनके वर्तमान आयु आ गया। अब कह रहे 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बताएं, तो 6 वर्ष बाद ये देखिए कितने साल के हो जाएंगे, 26 ये 32 वर्ष का हो जाएगा। ये कितने साल का हो जाएगा, 32 साल का हो जाएगा। और ये कितने साल का हो जाएगा, 34 40 साल का हो जाएगा। अब दोस्तों ये और बी का ये आ गया। अब आपसे पूछ रहे अनुपात में काट दीजिए, 8 चौक 32 और 8 5 40, 8 चौक 32 8 5 40, आंसर 4 संबंधी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस प्रकार से इसे आप कर सकते हैं बिना गलती के, ठीक है, बिना गलती के कर सकते हैं। मान लीजिए ये तो अनुपात दिया था। अब कल को क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाए दोस्तों, कल को क्वेश्चन मान लीजिए आपको ऐसा मिल जाए कि गुनी गुना में दिया रहे, तब आप कैसे लगाएंगे। वही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया है, वही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया, इसे लगाने का आप प्रयास करेंगे। उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लगा पाएंगे, ठीक है, उम्मीद करेंगे आप लगा पाएंगे, उम्मीद करेंगे कि आप लगा पाएंगे। इस क्वेश्चन को दिया है मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10 संबंधी 3 होगा। तो मीना की वर्तमान आयु पूछ रहा है दोस्तों, कह रहा है मीना और उसकी पुत्री, यानी एक मीना नाम की है, कोई है, मीना है और उनकी पुत्री है, मीना और उनकी पुत्री, मीना अपनी पुत्री से 8 गुना है, मान इनकी वर्तमान आयु जो है अपनी पुत्री की आयु से 8 गुना है। अगर ये पुत्री 1 वर्ष की होगी तो ये कितने वर्ष की होंगी, 8 साल की होंगी। बता रहा है 8 वर्ष बाद, तो हम बताए ना ये वर्ष जो है क्वेश्चन के अंतर्गत रहता है, तो इसको इधर रखा जाता है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बता रहा है 10 संबंधी 3। तो हम आपको अभी बताए ना एक तरीका देखिएगा, अगर अंतर नहीं रहेगा तो उसके लिए भी हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन लेके आएंगे, आपको समझा देंगे, हर चीज आपको समझाने का काम करेंगे। देखिएगा अंतर समान है, अगर डाउट होगा कि अगर अंतर समान नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, डाउट तो जरूर होगा। तो आप देखेंगे अंतर समान है क्या, देखिए यहाँ भी अंतर 2 का, यहाँ भी अंतर 2 का है, तो एक ही 2 लिखिए, 2 बराबर 8 वर्ष, तो 1 बराबर 2, 1 का नाम 2, 2 चौक 8, 1 बराबर 4 आ गया। और आपसे पूछ रहा है मीना की वर्तमान आयु ज्ञात करें। दोस्तों मीना की वर्तमान आयु अगर 8 अनुपात है तो 1 बराबर 4, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा, 8 चौक 32 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 चौक 32 वर्ष आंसर हो जाएगा। क्या नहीं समझे आप, आराम से समझ रहे होंगे। अब जो सवाल दोस्तों ये भी लगाने का आप काम करेंगे, हम उम्मीद करेंगे कि आप इसे लगा पाएंगे, ठीक है, हम उम्मीद करेंगे आप इसे लगा पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप उसे लगाने का प्रयास करिएगा, आप उसे लगाने का प्रयास करिएगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम ये समय देते हैं आपको, इधर हम इसको हटाते हैं और उधर आपको समय देते हैं, उतने समय में अगर आप लगा लेंगे तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप नहीं लगा पाएंगे तो भी अच्छी बात है, हम बताएंगे आप जरूर लगाएंगे, ठीक है। दिया है एक व्यक्ति की मासिक आय, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% खर्च करता है। यदि उसकी मासिक खर्च दोस्तों बचत करता है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 19,360 हो
तो उसकी मासिक आय कितनी है, आप ये पूछ रहा है। इस सवाल को लगाने के लिए कई तरीका बता सकते हैं, हालांकि जाने दीजिए 100% में ही हम बता देते हैं। मान लीजिएगा उस व्यक्ति की आय कितनी है, उस व्यक्ति की आय जो है 100%, 100% कमाता होगा, 100% कमाता होगा। अगर दोस्तों 12% इसमें से अगर खर्च कर दें, वो 12% खर्च कर दें तो बताइए बचत कितना करेगा, 88% का बचत करेगा कि नहीं करेगा, 88% का बचत करेगा कि नहीं करेगा, ईमानदारी से बताइए। मान लीजिए 100% ही खर्चा कमा रहा है, 12% बचत अगर करे, अरे यार बचत है, गलती ऊपर यार, क्या बात है, आज लग रहा है दिमाग मेरा सही नहीं है क्या। 12% बचत कर रहा है ना, 12% बचत कर रहा है, तो बताइए खर्च कितना करेगा, खर्च कितना करेगा, वो खर्च 88% करेगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, जानते मजबूरी क्या है ना, यहाँ पे क्वेश्चन हमें देखना पड़ता है, फिर इसको बाद देखिए जो क्वेश्चन ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, हमें इसको इसमें दिखाई दे रहा होगा, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है दोस्तों इधर उधर समझने में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 12% का बचत करेगा तो खर्च कितने करेगा, 88% का। और यहाँ खर्च का जो डेटा दिया है 19,360 रुपए, तो यहाँ खर्च का डेटा कितना दिया है 88%, और यहाँ दिया 19,360 रुपए, यानी 88% बराबर ही 19,360 है। अब ले आ जाएंगे इसको, 1% का मान निकालने के लिए इसको नीचे ला दीजिए, या तो डायरेक्ट यहीं से काटिए। अब बाकी जो पूछे गुणा कर दीजिए, अगर पूछा आए तो आप 100% से गुणा कर दीजिए, आय आ जाएगा ये संख्या। अच्छा देखते बहुत सारे लोग ना काटने में उनको गलती होता है। अच्छा ये 88 दिया है ना, और ऑप्शन में सिंपल में आंसर है, तो यानी 88 ऊपर वाली संख्या को काट देगी। अब 88 किससे कटती है, 11 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी, तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि संख्या कहीं ना कहीं 8 से भी कट जाएगी और 11 से भी कट जाएगी। चलिए हम 11 से काट दे रहे हैं, 11 8 88, 11 8 88, और 11 1 11, बचेगा जो हो जाएगा इसमें से 11 बचेगा 8, ये 83 हो जाएगा। 11 77, और 83 में से 77 जाएगा 6, ये 66 हो गया, 11 छक्का 66, ये फिर यहाँ पे लगा देंगे। ठीक, ये पूरा संख्या 11 से कट गया, और नीचे देखिए क्या बचा, 8 बचा। अब चाहे आप इसको काट दीजिए, यहां से देखिए 8 दूना 16, फिर 8 दूना 16, एक जीरो यहाँ पे था, ये अब ये डबल जीरो था, इसको यहाँ पे लगा दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा 22,000 आ जाएगा। 22,000 इसकी आय रही होगी इस व्यक्ति की। समझ रहे हैं ना, इस प्रकार से कर सकते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है दोस्तों, इससे ये भी ना कि अब एकदम क्लास छोड़ के चले जाए, नहीं मजा आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ी थोड़ी मिस्टेक कभी कभी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आपसे भी होती होगी, सबसे हो जाती है। थोड़ा हमें क्या हो रहा है प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखना पड़ता है, तब समझ में आता है, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन हमारे सामने लिखा लिखा हुआ आ जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, आपकी स्क्रीन पे दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, उसने 260 अंक प्राप्त किए तथा 20 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, तो कुल पूर्णांक कितना, ये आपसे पूछ रहा है। मैंने कह रहा है एक परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 40% अंक चाहिए था पास होने के लिए, पर क्या हुआ, उन्होंने 260 अंक पाया और 20 अंक से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक पूछ रहा है। ऐसा कभी भी सवाल आएगा तो मान लीजिएगा परीक्षा का पूर्णांक 100% है। अच्छा मान लीजिए वो 40% पाता तो पास हो जाता ना, 40% कह रहा है, 40% पासिंग मार्किंग है ना, तो 40% पास था तो पास हो जाता, पर क्या हुआ, ये छात्र ने बेचारा 260 अंक पाया और कितने अंक से फेल हो गया, 20 अंक से फेल हो गया। अच्छा क्या बताइए, यही 20 अंक पा जाता, यही 20 अंक पा जाता तो पास हो जाता कि नहीं हो जाता, जी हो जाता। यानी यहाँ कितना पाता तो पास हो जाता, परसेंटेज में 40%, और यहाँ पाता कितना 260 और 20 और पा गया था, यानी 280, यानी 280 पाता तो पास हो जाता है। यानी यहाँ परसेंटेज में 40 पाता तो पास हो जाता है, अंक में पाता 280 तो पास हो जाता है, यानी 40% बराबर 280। 1% का मान निकालने के लिए चाहे इसको नीचे लाइए, आज आपसे पूछ रहा है पूर्णांक, पूर्णांक हमने कितना मान रखा था 100, आप 100 का गुणा कर दीजिए। देखिए 40 सत्ते होता है 280, बात समझ में, 0 से 0 4 सकते 28 है, बाकी 7 का गुणा 100 में करेंगे तो ये आंसर आपको मिलेगा 700 पूर्णांक। क्या था, 700 का पूर्णांक था। बात समझ में आ रहा है ना, इस प्रकार से इस सवाल को आप हल कर सकते हैं, ठीक है, बिना सोचे समझे इसमें आप भर दीजिए, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रहा है, क्या समझ में अगर नहीं आएगा तो जरूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया है, ये जो सवाल है ना लाभ और हानि का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है।
क्योंकि यही सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल में सेम टाइप का प्रश्न पूछा गया था। इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे आपको यही बताएंगे। देखिएगा, दिया एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीद कर 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपये कम में बेचता तो 10% का क्या होता, लाभ होता। 10% का क्या होता, लाभ होता। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। अच्छा, ये जो 1 रुपया है ना, 1 रुपया हमें लग रहा है ये कम में नहीं अधिक में बेचता, तब 10% का लाभ होता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए इस सवाल में जानते क्या होता है दोस्तों, आपको 2 क्रय मूल्य ढूंढना होता है और 2 विक्रय मूल्य, और दोनों विक्रय मूल्य का अंतर देख के फिर वहां कितना का अंतर है, यहाँ कम या अधिक 1 रुपया है, मान लीजिए कम या अधिक 1 रुपया है। ठीक है, कम या अधिक 1 रुपया है। आपको 2 क्रय मूल्य 2 विक्रय मूल्य निकालना होगा। विक्रय मूल्य का अंतर लेना होता है। अब कैसे निकलेगा वो बता दे रहे हैं। ऐसा सवाल कभी भी आएगा, मान लीजिएगा आप 100 रुपये में खरीदेंगे पहले, तो अगर 5% लाभ में बेचना चाहेंगे तो कितना बेचेंगे, 105 में। क्या बोला है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को खरीद कर 5% लाभ पर बेच दिया, तो 105 में आप बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे। फिर कह रहा है अगर यह 100 रुपए का जगह 5% कम में खरीदा होता है, यानी 95 में खरीदा होता है, और 1 रुपया कम या अधिक में जो भी अगर खरीदता है रुपया हो, तो 10% का लाभ होता है। तो अब एक काम करिए, देखिए एक तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य यहाँ निकलेगा। अब यहाँ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य और निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहीं से 10% जो लाभ लेने के लिए कह रहा है 10% लाभ ले लीजिए। चलिए दूसरा विक्रय मूल्य पे 10% लाभ लेने के लिए कह रहा है ना, कह रहा 5% कम में खरीदता और रुपया उधर बता रखा है आपसे, और कह रहा तो 10% का लाभ होता। चलिए यहाँ से 10% लाभ में पहले बेच दें, 0 से 0 कैंसिल, 11 25 55, हाथ में आया 5, 11 9 99, 99 और 5 104, और नीचे वाला 1 0 दशमलव लग जाएगा। बात समझ रहे नहीं समझ रहे, यानी एक विक्रय यहाँ, अब आप क्रय मूल्य से मतलब छोड़ दीजिएगा। अब एक विक्रय मूल्य यहाँ है और एक विक्रय मूल्य ये है, एक विक्रय मूल्य है, 2 विक्रय मूल्य है आपके सामने। यहीं पे अंतर देख लीजिए कितना कम या अधिक, समझ रहे ना। यहाँ कितने कम है, वो यहाँ पे कम है, जो लिखा है ना कम 1 रुपया कम, वो मतलब वो अधिक वाला नहीं है। अब बताइए पहले 105 रुपया में बेचा, अब कितना बेच रहा है, 104.5 रुपया में। यहाँ अनुपात में अब देखिए, अब इसको थोड़ा मिटा दे, ये चीजवा हम यहाँ लिख दिए, अब इसको मिटा दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। अब बताइए यहाँ 105 रुपया में बेचा पहली बार, और दूसरी बार कितना बेचा 104.5, कितना कम में यहाँ मिला। इसको अनुपात समझिए, अनुपात समझिए या परसेंटेज समझिए, अनुपात समझिए या परसेंटेज समझिए। यहाँ देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.5 यहाँ कम मिला, और रियल में कितना रुपया बता रहा है, 1 रुपया कम में बेचता। समझ रहे ना, अगर 1 रुपया कम में बेचता, यहाँ देखिए अनुपात में यहाँ कम, इतने कम में बेचा, और रियल में 1 रुपया कम में बेचा है, यानी 0.5 बराबर 1। तो 1 इसको यहाँ नीचे लाएंगे, 1 बराबर मान निकलता है। आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमने 100 मान रखा था शुरू में, अब आ जाएगा आंसर। ये दशमलव लगा है नीचे, हटाने के लिए ऊपर कहीं 1 0 बढ़ा दीजिए, दशमलव हट जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, काट दीजिएंगे, 5 दूना 10, आंसर आएगा 200। ठीक है, 200 उसका क्रय मूल्य था। इस प्रकार से इस सवाल को आप कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी ऐसा सवाल आएगा, एक व्यक्ति एक वस्तु को खरीद कर 5% लाभ में बेच दिया, 100 से 105 कर दीजिएगा। फिर अगर कहेगा यदि वह इसे 5% कम में खरीदता, तो यहीं से 5% कम में 95 पे हम खरीदवा दीजिएगा उसको, मान लीजिएगा 95 में खरीदा। फिर कह रहा कोई एक डेटा देगा कम या अधिक रुपया, फला रुपया जो भी दे देगा, उसके बाद कहेगा 10% 20% लाभ होता है, तो जितना लाभ बोलेगा लाभ ले लीजिएगा। यानी यहाँ से एक विक्रय मूल्य मिल जाएगा, ये वाला यही काटे, ये वाला और शुरू वाला, यहीं से अंतर ले लीजिएगा, वो जितना अंतर देगा उसके बराबर रख के फिर 100 का गुणा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया उसे लगाने का आप प्रयास करें। थोड़ा सा कि ये सवाल अच्छे लेवल के हैं। ठीक है, थोड़ा सा कि ये जो सवाल है अच्छे लेवल के हैं। चलिए, एक वस्तु के अंकित मूल्य से 20 रुपए कम कर देने के बाद, वाह ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। एक वस्तु के अंकित मूल्य से 32 रुपए कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% का लाभ हुआ। यदि इसका क्रय मूल्य 320 रुपया हो तो अंकित मूल्य पर बेचने पर कितने % का लाभ हुआ। ये सवाल आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा है। कह रहा है अंकित मूल्य से 32 रुपया कम कर देने के बावजूद भी उस व्यक्ति का 15% का लाभ होता है जब बेचता है तो, जब बेचता है तो। कह रहा है अगर छूट नहीं देता अंकित मूल्य से तो कितना लाभ होता, जबकि इसका क्रय मूल्य 320 रुपया दिया है। ये सवाल लगाने के लिए आप क्या कर दीजिएगा, सबसे पहले आपको ये पता करिए कि सीपी कितना दिया है। भैया सीपी हमारा 320 रुपया ऑलरेडी दिया, क्रय मूल्य 320 रुपया। आप बताइए
मान लीजिएगा एक गो क्रय मूल्य, हटाइए ये अंग्रेजी, मान लीजिए क्रय मूल्य 320 रुपए, तो एक और होता है विक्रय मूल्य और एक होता है अंकित मूल्य। इतना होता है ना। अंकित मूल्य मतलब ही होता है छपा हुआ मूल्य। मान लीजिए आप कपड़ा लेने गए दुकान पे, जो दुकान लगा रहा रहता प्रिंट पैसा वाला, एमआरपी वाला, वही होता है दोस्तों आपका अंकित मूल्य, छपा हुआ मूल्य। तो छोड़िए, जाने दीजिए। अच्छा, एक चीज तो आपको पता है, वो बेचा है तो पहले छोड़िए, अंकित मूल्य से बोला है 32 रुपया कम किया गया है, ये तो पता ही नहीं पता है आपको। अंकित मूल्य से 32 रुपया कम किया गया है, तो ये भी पता है आपको कि बेचने से उसको 15% का लाभ हुआ है, क्योंकि बोला है 15% का लाभ हुआ है। तो छोड़िए, जाने दीजिए। अगर हम सिंपल सा सवाल ये कहें, एक आदमी 320 रुपए में खरीद के आता है, अगर 15% लाभ में बेचता तो कितना में बेचता? तो पहले यहाँ ही पता कर लीजिए आप, पहले विक्रय मूल्य पता कर लीजिए। ये विक्रय मूल्य पता कर लीजिए, 15% लाभ में बेचेगा तो कितना में बेचेगा? 23 पच्चे और 20 पच्चे काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये जाएगा कितनी बार जाएगा? 16 बार काटेगा, और 16 तिया 48, 4 16 दूना 32 और 32 4 36, यानी ये बेचा कितने में? 368 रुपए में बेचा है। आप समझ गए ना भैया। से विक्रय मूल्य पहले निकालें, क्रय मूल्य दिया था 15% लाभ से, हमें पहले क्या निकालें कि वो दुकानदार कितने में बेचा, कितने में बेचा? 368 रुपए में। पर आपको ये भी पता है वो बेचते समय जो अंकित मूल्य था ना, उससे 32 रुपया कम किया था। छोड़िए, अंकित मूल्य बताइए पहले, क्योंकि कह रहा है ना अंकित मूल्य पर बेचता तो कितना परसेंट का लाभ होता। तो सबसे पहले अंकित मूल्य ज्ञात करेंगे, नहीं करेंगे? तो अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम विक्रय मूल्य पे पहुंचे। अब विक्रय मूल्य से पहुंचने के बाद हमें पता चला कि 32 रुपया कम किया गया है, यहां से 32 रुपया कम में ये चीज आया है। तो यही 32 रुपया यहां से अधिक रहा होगा ना, ये 32 रुपया अधिक रहा होगा तो कितना रहा होगा? 400, यानी अंकित मूल्य क्या रहा होगा? 400। अब मान लीजिए 32 रुपया कम करेंगे, बेचेंगे तो 368 रुपये में जो 32% नहीं दिया, 32 रुपया दिया है। ठीक, अब आपको पता चला कि अंकित मूल्य कितना है? 400, और क्रय मूल्य कितना था? 320 रुपया। अब कह रहा भैया अगर यही पे बेच देता तो क्या होता? आप खुद बताइए, 320 रुपया में खरीदेगा और 400 रुपये में बेचेगा तो क्या होगा? 80 रुपया का लाभ होगा। कहां से? 320 से। लाभ परसेंटेज याद करने के लिए गुणे 100 करते हैं, 8 चौक 32, काटेंगे कितनी बार जाएगा? 25% का लाभ आ जाएगा। क्या जाएगा? 25% का लाभ हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस सवाल को कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप जरूर कर पाएंगे। ये कहा है 115/100 की? अरे यार 320 रुपया क्रय मूल्य, लाभ 15% लाभ कहें तो 115/100 कर दीजिए, 20% लाभ कहें तो 120/100 कर दीजिए। खुद ऑलरेडी विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। क्या सूत्र याद करेंगे? नहीं तो उसको भिन्न में कन्वर्ट करके लगा दीजिए। लाभान का क्लास हम लिए हैं, आप देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जाके हमारे। ठीक, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, अच्छे से समझ में आ जाएगा। हो सकता है बड़ा क्वेश्चन हो, आपको ना समझ में आए, थोड़ा सा आपको अजीब लगे, पर क्या करें, वही बच्चा पढ़ेगा जो मतलब अच्छे से पढ़ा होगा इस चीज को अच्छे से जो पढ़ा होगा। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, ये तो और बेहतरीन सवाल है। ये तो हमें नहीं लगता है कि मतलब आप लोग लगा लेंगे, अच्छी वैसी नहीं कह रह सकते हैं, लगाएंगे बड़ी खुशी मिलेगा। 9400 रुपए को 2 भागों में विभक्त कीजिए, मानो 2 भागों में उसको तोड़ के बताना है। विभक्त कीजिए कि प्रथम भाग का 5वां भाग तथा द्वितीय भाग का 8वां भाग 3 संबंधे 4 के अनुपात में हों। वाह क्या बात है सर। थोड़ा सा की एक बात बताइए, दोनों भाग हमें नहीं पता है, चाहे एक्स वाई मान लेते हैं, चाहे कुछ भी मान लेते हैं, चलिए हम एक्स वाई मान लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए, मान अभी बाद में हम बताएंगे आपको, ये चीज समझिए। मान लीजिए एक्स, ये जो अनुपात दिया है ना 3 संबंधे 4, वो पहले का 5वां भाग का अनुपात 3 है और दूसरे के 8वां भाग का अनुपात क्या दिया है? 4 दिया, मतलब 3 4 दिया है। समझ रहे ना? ये आपको समझना है। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए कोई संख्या हमें नहीं पता है, मान लीजिए एक्स और वाई में बांटा गया, और एक्स और वाई में बांटा गया। एक्स का मान लीजिए बोला है 1/5वां भाग का अनुपात कितना दिया है? 3 दिया है। 3 संबंध 4 है ना, मानो इसका 3 और दूसरे का 4, ऐसे समझिएगा। और इसका 1/8 भाग का अनुपात कितना है? 4 है। बात समझ रहे हैं? अभी संख्या का रियल अनुपात कैसे मिलेगा वो चीज बता रहे हैं। संख्या का रियल अनुपात कैसे मिलेगा? चाहिएगा तो हम आपको डायरेक्ट समझा देंगे, हालांकि पहले बेसिक से समझा दे रहे हैं, फिर डायरेक्ट समझा देंगे आपको। ठीक है, इसका नियम क्या होता है? अच्छा एक बात बताइए, इसको थोड़ा बाद में हम कर लेंगे, बाद में भी कर लेंगे, इसका पैटर्न बाद में रखेंगे। ठीक है, एक चीज आप हमें बताइए, क्या इसको अगर हम ऐसे कर नहीं सकते हैं, ऐसे इसको i/8 नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? तो ये जो यानी x, देखिए इसको बट्टे में हम काहे कर रहे हैं इसको, क्योंकि मान लीजिए x का 5वां भाग
संबंधे मानो बट्टे ही होता है, और y का 8वां भाग, जो अनुपात क्या बन रहा है, 3:4 बनना है। 3 क्या बनना है, 4 बनना है। अब समझ में आई नहीं है, अब आपको समझ में आया ना। अब एक बात बताइए, इसका गुणा इसमें होता है और इसका गुणा इसमें होता है नहीं होता है? तो अगर गुणा करें तो पैटर्न बनेगा x गुणे 8 बट्टे 5 गुणे y, अच्छा y गुणे 5 लिख दें, चाहे y गुणे आप 5 लिखिए, आप बराबर 3 बट्टे क्या लिखिए, 4 लिखिए। ये सवाल थोड़ा बहुत कठिन, अभी हम कठिन बना रहे हैं आपको समझाने के लिए, फिर वैसे ही दिमाग में बैठा देंगे, बहुत जल्दी लग जाएगा। ठीक है, अब बताइए, अब आपको क्या करना है, ये x और y का रियल अनुपात ज्ञात करने के लिए इन दोनों को इधर खदेड़ेंगे। तो ये बताइए, ये कहां चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, और ये कहां चला जाएगा, इधर, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। x संबंधे y का जो अनुपात मिलेगा दोस्तों, और मिलेगा 5×3 15 संबंधे 8×4 32। ये अभी अनुपात आया इनका, आप समझ रहे हैं ना। यानी दोनों का जो भाग का अनुपात आया, x और y का भाग का अनुपात जो आया, वो 15 संबंधे 32 आया। 15 संबंधे क्या आया, 32 आया। अब टोटल देखिए, यहां इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों का भाग अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 47। अब वहां दोनों का भाग का ये होगा कि मान लीजिए ये 9400 दिया ना दोनों का भाग, यानी 47 बराबर 94। अब यहाँ पे जो एक्स वाई का रियल वैल्यू आया, अनुपात दो भागों का, ये एक्स और वाई भाग माने थे ना। अब 47 बराबर क्या आया, 9400, तो 1 बराबर आपका मान आएगा 47 दूना 94, 1 बराबर 200 आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, दोनों भाग पूछा है, तो दोनों भाग ज्ञात करने के लिए 1 बराबर जब 200 आ गया, तो 15 बराबर दोस्तों क्या आएगा, 15 बराबर यानी 15 दूना 30 और 2 को 0, 1 को 300 आ जाएगा, और इसका गुणा इसमें कर दीजिए 32 दूना 64, 1 को 6400 आ जाएगा। यही दोनों भाग है, आज जोड़ेंगे देखिए 9400 आएगा भी। यहां तक आपको करना पड़ता है ये सवाल में, क्या करें, मजबूरी हमारा बेसिक से बताना, आपको समझाना। चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। ऐसा कभी भी सवाल आएगा ना, ऐसा कभी भी सवाल आएगा, हाई और लास्ट का पैटर्न तो समझ में आ गया ना, ये अनुपात है। ऐसा कभी भी सवाल आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे जैसा कहेगा ना, एक्स बोला है पहले भाग का 5वां भाग, पहले भाग का 5वां भाग और दूसरे भाग का 8वां भाग का जो अनुपात दिया है 3 संबंधे 4 न, 3 संबंधे क्या दिया है, 3 संबंधे 4 ना, डायरेक्ट है, इसमें 5 का गुणा कर दीजिए, इसमें 8 का गुणा कर दीजिएगा, इनका रियल अनुपात आ जाएगा 5 × 15 और 8 × 4 32। ये दोनों भाग का अनुपात आ गया दोस्तों। यहाँ दोनों भाग का योग कितना दिया है, 94 दिया है, 9400। यहाँ दोनों को कितना दिया है, 47 बराबर 94। फिर वही पैटर्न फिर क्या बताएं दोस्तों, वही पैटर्न फिर क्या बताएं, 1 बराबर 200, तो 15 दूना 30 और 2 को 0, 1 को 3000 आ गया, 1 को 32 दूना 64, 6400 आ गया। कोई दिक्कत, इन आप खत्म कर लेंगे। आप समझ में आया ना। हर सवाल दोस्तों समझाएंगे, पहले आप बेसिक से समझाना बहुत जरूरी होता है, बेसिक से समझाना बहुत जरूरी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं। दिया 5 संख्या 2 संबंधी 3 संबंधी 4 संबंधी 5 संबंधी 6 के अनुपात में है। यदि दोनों बड़ी संख्या का योग, दोनों बड़ी संख्या है उसका योग 22 है, तो दोनों छोटी संख्या का योग ज्ञात करें। 5 संख्या दिया है दोस्तों, 2 संबंधी 3 संबंधी 4 संबंधी 5 संबंधी 6 के अनुपात में है, 6 के अनुपात में दिया दोनों बड़ी संख्या का योग। अच्छा, यहां दोनों बड़ी संख्या का योग कितना है, 11, और क्वेश्चन में बता रहा है कितना, 2200। 11 बराबर 2200 आप कर दीजिएगा, 1 बराबर मान निकालने के लिए भाग दीजिएगा, 11 दूना 22, 1 बराबर 200 आ जाएगा। तो बोला है दोनों छोटी संख्याओं का योग ज्ञात करिए। अच्छा, यहाँ दोनों छोटी संख्या का योग कितना बनेगा, 5 अनुपात। यहाँ क्या बनेगा, 5 का अनुपात, 1 अनुपात बराबर 200, तो 5 अनुपात बराबर दोस्तों 1000 नहीं आ जाएगा, 1000 नहीं आ जाएगा, आराम से आप कर लेंगे 1000 आंसर। दोनों छोटी संख्या का योग कितना आएगा, 1000 आ जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, हल्का सा समझने का प्रयास करिए। बोला दोनों बड़ी संख्या का योग 2200 है, तो 22000 तो नहीं है ना, 2200 है। तो यहाँ देखिए हम कितना, जो हम बोलते हैं ना हमेशा, जो ये दिया रहता है वही अनुपात को किया जाता है। अगर दोनों का योग 2200 दिया है तो हम अनुपात का भी दोनों का योग ही निकालेंगे। 11 बराबर 2200, 1 बराबर 200, फिर या तो चाहे 1 बराबर 200 आ गया, 2 दूना 400, 2 तिया 600, फिर लास्ट में दो जोड़िए दोनों छोटी संख्या का, कहा कि यह दोनों छोटी संख्या है ना, इसका तो पूछा नहीं, वो तो क्या, उसका कोई मतलब नहीं है। आंसर आ जाएगा 1000। ठीक है, आंसर आ जाएगा। क्या अच्छा नहीं लगा सवाल समझ के ना, अच्छा नहीं लगा, हमें लगता है आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं है, अच्छा लग जाएगा एक दिन। एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पर तथा
शेष आय का 20% किराए पर खर्च करता है, मानो खर्च करता है। यदि उसकी बचत 12,800 रुपया है, 12,800 रुपया है, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। इस सवाल को चाहे ना हम दो तरीके से बता सकते हैं। चलिए मान लीजिए एक शेष, देखिए शेष आय का बोला है ना, और एक 20%। अगर शेष नहीं बोला रहता ना तो दोनों को जोड़ लेते, यानी टोटल 40% खर्चा, एक अनुपात बनाते 40% का केवल। यहाँ पे हमें दो अनुपात बनाना पड़ेगा, दो अनुपात बनाना पड़ेगा, एक 20% और एक 20% का, दो अनुपात बनाने पड़ेगा। इसका तोड़ेंगे अनुपात, अगर बट्टे भिन्न में करेंगे 20 से करना 20, 20 25 100, इसका भी तोड़ेंगे, दो को दिया ना, एक शेष वाला एक बिना शेष वाला, सेम से यही है ना। मान लीजिए यहाँ 5 रुपया ही 5 रुपया कमा रहा है, 1 रुपया क्या करेगा, खर्च बोला है ना, भोजन पर खर्च करता है। 5 रुपया कमा रहा है, नीचे वाला हमेशा आय होता है। मान लीजिए 5 रुपया कमा रहा है और 1 रुपया खर्च करेगा, बचत कितना करेगा, बस हम खर्च और बचत का अनुपात ले रहे हैं। 5 रुपया कमाएगा, 1 रुपया खर्च करेगा, बचत करेगा 4 रुपया। यहाँ पे 5 रुपया कमाएगा, 1 रुपया खर्च करेगा, कितना करेगा। अभी फिर एक और नियम से बता रहे हैं। अब यहाँ देंगे टोटल 5 बचे 25 रुपया, 4 चौक 16 रुपया। ये आय था दोस्तों, ये बचत था, ये आय था और ये बचत था। अब आपसे बताइए आय और बचत में क्या अनुपात दिया है, और रियल वैल्यू क्या दिया है, 12,800 रुपया बचत करता है। अनुपात में कितना बचत कर रहा है, 16, और यहाँ पे 12,800। बात समझ रहे नहीं समझ रहे, एकदम ईमानदारी से आपका समझ सकते हैं, ईमानदारी से समझ सकते हैं। 16 बराबर 12,800, एक बराबर 16 8 128 और डबल 0, एक बराबर 800। आपसे क्या पूछा है, आपसे उसकी आय पूछा है, तो उसकी आय कितनी है दोस्तों, 25 है ना। तो 1 बराबर 800, तो 25 बराबर आपको मान कर ज्ञात करना, 25 8 200 और 2 को 0, आंसर आ जाएगा 20,000। नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, आंसर आ जाएगा 20%। अच्छा, अब इस सवाल में है कहा कि कुछ नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं दोस्तों, नहीं समझ में आया अच्छे से हम समझा देते हैं। चलिए अच्छा, मान लीजिए दोस्तों एक ईमानदारी से 100% वो व्यक्ति कमाता है। मान लीजिए 100% वो व्यक्ति कमाता है, उसकी आय है, आय 100% कमाता है। अगर 20% एक कहीं खर्च कर देगा भोजन पर, तो बचाएगा कितना, शेष आय कितना बचेगा, फाइनली 80 रुपया बचेगा, 80% बचेगा। अब फिर कह रहे शेष आय का 20% फिर कहीं खर्च किया, किराए पे खर्च किया था, किराए पे शेष आय का, यानी अब यहाँ का 20% खर्च करिए। चलिए यहाँ का 20% खर्च करेंगे तो बचाएंगे कितना, अब डायरेक्ट 80/100 से कर देंगे तो बचत ही आ जाएगा 8 64। देखिए दो तरीके से, अगर 80 का 80 गुणे 20/100 करते हैं तो ये आपको पता चलेगा 80 में से 8 दूना 16 खर्च कर रहा है, तो फिर 80 में से 16 घटाएंगे तो बचत निकलेगा। दो तरीके से आप लगा सकते हैं, समझ रहे नहीं समझ रहे। यानी यहाँ बचत कितना किया 64, और रियल में कितना दिया है वैल्यू 12,800, तो एक बराबर देखिए 64 दूना 128, एक बराबर 200। अगर आपसे पूछा है कि मान लीजिए उसकी इनकम ज्ञात करिए आए, तो 100% यहाँ से गुणा कर देंगे, आ जाएगा 20,000। देखिए इसका गुणा करेंगे तो 20,000 आ जाएगा। बात समझ रहे ना, इस प्रकार से इसको भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होगा, पीछे दिक्कत हो गया होगा, थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हो गया है, इसके लिए हम सॉरी मांगते हैं दोस्तों। हो सकता है आगे ऐसा गलती ना हो, पर हम आपसे निवेदन करेंगे हर सवाल बताइएगा। हम लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप नहीं करेंगे, आप करिएंगे तो करेंगे, हमारा ये दिल कहता है कि जरूर आप दोस्तों करेंगे, और कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।